स्टूडेंट्स, आज हम 6th लेसन भगवान के डाकिए ये कविता करेंगे। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जन्म 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जनपद के सिमरिया घाट में हुआ। इनकी रचनाएं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, हारे को हरि नाम, परशुराम की प्रतिज्ञा आदि हैं। इनकी कविता की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी, सटीक और भावपूर्ण है। भाषा में तत्सम और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस कविता का थोड़ा सा मैं परिचय आपको दे देती हूँ कि इस कविता में भगवान के डाकिए नामक इस कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग और सद्भाव का संदेश देता है। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहता है कि ये दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिए हमारे लिए अनेक प्रियजनों का संदेश लाते हैं, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए भगवान का संदेश हमारे लिए लाते हैं। ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं और बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। वे यह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य ये समझ नहीं पाता है। तो ये जो कविता है, ये कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यही बताया है कि जो भगवान के डाकिए पक्षी और बादल हैं, ये हमें किसी से भेदभाव न करने की सीख देते हैं। तो आज हम ये कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। इस पद्यांश के शब्दार्थ हैं: महादेश विशाल देश, बाँचते हैं पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप कविता का सार लिखते हैं या ये सरलार्थ लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग कैसे लिखते हैं, मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ कि प्रसंग लिखते वक्त आपने ये लिखना है कि प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई हैं। इनके रचयिता या कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इन पंक्तियों में बादल और पक्षी को भगवान के डाकियों के रूप में चित्रित किया गया है, जिनकी लाई चिट्ठियाँ हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब इसका सरलार्थ अच्छे जो व्याख्या है मैं आपको समझाती हूँ कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल प्रकृति के, नेचर के वो डाकिए हैं जो साधारण डाकिए की तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात तो यह है कि हम अपने आप को ज्ञानी समझने वाले जो मनुष्य हैं, उनकी लाई गई चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। ये डाकिए किसी जमीनी सीमा में बंधकर काम नहीं करते। वे इंसान की बनाई हुई सीमाओं को नहीं मानते। जैसे हम लोगों ने अपनी सीमाएं बना रखी है कि हमारा ये देश है, वो दूसरा देश है, लेकिन इनकी कोई सीमाएं नहीं है। ये एक देश से दूसरे देश में आकाश के माध्यम से विचरण करते रहते हैं। वे एक देश से दूसरे देश में भगवान का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता, एकता का संदेश हमारे बीच फैलाते हैं। अब इसके अंदर पंक्तियों में लिखा हुआ है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ पानी बाँचते हैं, कि यह संदेश जो है हम मनुष्य तो समझ नहीं पाते हैं,
लेकिन पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली भांति पढ़ते हैं। वे इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पहला पद्यांश, पहला स्टेंजा का सरलार्थ था, इसकी व्याख्या थी। तो हम इसके अंदर विशेष क्या लिखेंगे वो सुनो कि सबसे पहले पद्यांश के अंदर खास चीज़ क्या होती है, हमें वो लिखना होता है। तो इस पद्यांश के अंदर पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिये के रूप में बड़े सुंदर ढंग से कवि ने चित्रण किया है। सेकंड इसका पॉइंट है, इसके अंदर अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। अब अलंकारों में कौन सा अलंकार? पेड़, पौधे, पानी, पहाड़, ये चारों शब्द जो है प से स्टार्ट हुए हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ में अनुप्रास अलंकार है। स्टूडेंट्स, एक अलंकार और भी है, वो है मानवीकरण अलंकार। मैं आपको मानवीकरण अलंकार के बारे में बताती हूँ। मानवी से क्या मतलब हुआ? मानव। जब प्रकृति मानव की तरह क्रियाकलाप करने लग जाए तो उसे हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। अब इसमें डाकिये का चित्रण किया हुआ है कि पक्षी और बादल डाकिये हैं, ये चिट्ठियाँ लाते हैं। तो ये चिट्ठियाँ कौन लाता है? मानव। लेकिन इसके अंदर क्रियाकलाप मानव की तरह कौन कर रहे हैं? पक्षी, बादल। ये जब प्रकृति, पेड़, पौधे, ये सब है, जब ऐसे ही क्रियाकलाप मानव की तरह करने लग जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसके अंदर मानवीकरण अलंकार का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा सरल, सहज है और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल समझ आती है। और इनका वैसे अगर शैली, स्टाइल अगर देखा जाए तो इसके अंदर गद्यात्मक शैली है कि गद्यात्मक भी जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे हम पोइम न पढ़कर हम कोई गद्य पढ़ रहे हैं, तो उसमें बोलते हैं गद्यात्मक शैली। तो ये पहले स्टेंजा का सरलार्थ था और विशेष था। अब मैं दूसरा पद्यांश पढ़ती हूँ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसके शब्दार्थ हैं आंकना, हिसाब लगाना, धरती, जमीन, सौरभ, खुशबू, सुवास, पंख, पर या पंख। प्रसंग आपने वैसे ही लिखना है जैसे हमने पहले समझाया है। तो इसकी व्याख्या क्या हुई कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के उपादान उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी पर एक स्थान के फूलों की महक है, वो हवा में तैरकर और पक्षियों के पंखों में सवार होकर दूसरे देश में जाती है। अब हवा जो महक है, खुशबू है, हवा के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और पक्षियों के पंखों पर कई बार बीज लग जाता है या चोंच में बीज लग जाता है, वो कहीं दूर जाकर गिर जाता है और पानी, मिट्टी, हवा, धूप, इससे वो एकदम पेड़ का रूप धारण कर लेता है, पौधे का रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए यह बात कही हुई है कि वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका अर्थ हुआ कि एक देश के तालाब, झील एवं नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है। भाप में स्टीम, पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है और उसके बाद जैसे बादल बनते हैं, हवा के रास्ते जो बादल हैं वो दूर जाकर कहीं और बरसात कर देते हैं और किसी अन्य देश में वर्षा कर देते हैं। प्रकृति के ये डाकिये न तो किसी सीमा के में बंध कर काम करते हैं और न ही अपने पराये की भावना रखते हैं। इनके अंदर अपना पराया कुछ नहीं है, ये
उस भावना से ग्रसित नहीं होते, वो इनसे दूर रहते हैं। ये हमें भेदभाव मिटाकर काम करने का, एक साथ काम करने का, इकट्ठे रहने का, प्रेम का संदेश, एकता का संदेश देते हैं। तो इस स्टेंजा के अंदर, इस पद्यांश के अंदर विशेष क्या हुआ? नंबर 1 है प्रकृति द्वारा भेदभाव त्याग कर काम करने का संदेश इसके अंदर दिया हुआ है। और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया ही है। अलंकारों में दूसरे देश में द है, तो कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। पक्षियों की पंखों पर प से स्टार्ट है पहला वर्ण, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाकी भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी, भावों के अनुकूल, ये सब है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये स्टूडेंट्स भगवान के डाकिए के ये सरलार्थ थे। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी ढंग से समझ आ गए होंगे। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जब ये कविता आप पढ़ोगे, बड़े ध्यान से सुनोगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन आप खुद भी बनाकर लिख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन हिंट जो है आंसर दे देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि इससे कई पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पक्षी और बादल वह चिट्ठियाँ लाते हैं जिनमें भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। सेकंड, ये इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्य के द्वारा बनाई गई सीमा में बंधकर काम नहीं करते। थर्ड, इनकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, पर इनकी चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी, पहाड़, जो प्रकृति है, ये बांच लेते हैं, ये इनको पढ़ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इनमें जो संदेश होता है इन चिट्ठियों में, वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे संसार के लिए होता है। पूरे संसार के लोगों को संदेश मिलता है कि सबको प्रेम से रहना चाहिए, एकता से रहना चाहिए और ऊंच नीच, जाति पाति, वर्ण का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये विश्व बंधुत्व का संदेश पूरे दुनिया में फैलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग कौन से हैं? पेड़, पौधे, पहाड़, पानी, ये सब पढ़ पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कुछ पंक्तियां जैसे दी हुई है, तो हमें इस लाइन का हमें बताना है कि ये हमें पोइम के अंदर इनमें कौन सी पोइट्री की लाइनें हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसके अंदर कौन सी लाइन है? वही लाइन है जैसे पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिए हैं, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी चिट्ठियाँ, लाई गई चिट्ठियाँ जो है वो पेड़, पौधे, पहाड़ बाँचते हैं। ये पोइट्री की लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है वो उन पंक्तियों का, ये इसका भाव है, इसका भावार्थ है, मेन निचोड़ है। ख, पक्षी देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये कौन सी लाइनें आएंगी पोइट्री की? ये जिसमें लास्ट में है, जैसे एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो उससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे उसने कहा है कि भेदभाव नहीं करता, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। इसके आगे आप ये लिख सकते हैं कि और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये लाइनें हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में
पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर, पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पौधे, पेड़, पानी, पहाड़ यह पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में जो आसपास जो सौरभ उड़ रहा है, जो खुशबू उड़ रही है, तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है, उन्हें दूर दूर तक पहुंचाना है। कि जैसे वाष्प बन के जो बादल हैं वो हवा के रास्ते दूर दूर तक जाएंगे और वे दूसरी जगह बरसात कर देंगे। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों में भी चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे दूर देशों में भी ऐसा होना चाहिए। इस कार्य को तुम्हें बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंद रूप से स्वतंत्रतापूर्वक संपन्न करना है, पूरा करना है। ये जो है ये चिट्ठियों के अंदर ये मैसेज होता है। 5th क्वेश्चन, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। ये पोइट्री की एक लाइन आई है, तो आपको बताना है कि ये जो कथन है इसका भाव क्या है, इसका भाव स्पष्ट कीजिए कि इसका अर्थ क्या है, डिटेल में बताओ। उत्तर, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए इस पृथ्वी पर सभी लोग हैं, सभी मनुष्य हैं, वो एक समान है। वे कहीं के भी वासी क्यों ना हो, कहीं भी रहते हो, लेकिन पृथ्वी के लिए वो सब समान है। उनके अंदर, पृथ्वी के अंदर भेदभाव की भावना नहीं होती। वे अपने पराय की भावना से ऊपर उठकर ये सुगंध भेजते हैं। इनमें अपना पराया कुछ नहीं होता और इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का संदेश छिपा होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सलाह और ये क्वेश्चन आंसर सब समझ आ गए होंगे, मुझे आशा है। तो अब मैं एक क्वेश्चन, आप खुद ये करना, ये जनरल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप 5-7 लाइनें लिख सकते हो। क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? कि डाकिये का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी के अंदर? इसमें आपने 5-7 लाइनें, 10 लाइनें भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो ये आपको करना है। बाकी क्वेश्चन वो भी लिखने हैं, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सब ये लेसन है, मुझे आशा है समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।